नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल एलन मस्क का एक ट्वीट आया। ट्वीट अमेरिका के संदर्भ में था। जॉन एफ कैनेडी के नाती हैं शायद, वो पोते हैं शायद, बेटे हैं या पोते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने रॉबर्ट एफ कैनेडी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से राष्ट्रपति का, उन्होंने ईवीएम को लेके कुछ आरोप लगाया था और उसको कोट ट्वीट करके, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लिखा एलन मस्क ने कि ईवीएम को अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमें हैक करने की संभावना एआई या ह्यूमन द्वारा हमेशा बनी रहती है। एआई के खेल हम देख ही रहे हैं कि अब ऐसी पोस्ट शेयर हो रही हैं जिसमें कोई दिखा रहा है कि ये फोटो जब आगरा में ताजमहल बन रहा था तब का है, भले उस समय कैमरा नहीं था, और क्या क्या हो रहा है। हमारे चुनाव में भी जितना इंटरफेरेंस एआई का हुआ है हम वो जानते हैं। ईवीएम को लेकर ये सवाल हम लंबे समय से उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जीतने के बाद कहा कि अब ईवीएम पर रोने वाले कहां गए। हम ईवीएम पे रो नहीं रहे हैं, हम लोकतंत्र पे हंस रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किस तरह से ये तमाशे करके चीजें बदली गई और अब ये हाल है कि बंबई में जो 48 वोट से हराया गया था शिवसेना उद्धव के एक प्रत्याशी को, उसको लेकर शिवसेना उद्धव की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, बेहद तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, कल उनका एक ट्वीट आया और उसके साथ एक न्यूज आइटम भी आया जिसमें यह बताया गया कि उनके विरोधी जो प्रत्याशी थे, उनका जो भतीजा था या कोई था, उसके मोबाइल में ये सुविधा थी कि उससे ईवीएम खुल सकता है। उसको लेकर आगे पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, होंगी, लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि अगर हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में, और एलन मस्क जैसा आदमी जो ना केवल ट्विटर हैंडल करता है बल्कि अगर टेक जानकारी के बारे में कहें तो हमारे आप जैसे 2-4 हजार लोगों को मिलाकर जितनी टेक्निकल जानकारी होगी, एलन मस्क को उससे ज्यादा जानकारी होगी। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री महोदय से और चुनाव आयुक्त महोदय से तो ज्यादा टेक्निकल जानकारी एलन मस्क को है ही। अगर वैसे आदमी सवाल उठा रहे हैं तो कैसे ईवीएम के सवाल को सिर्फ सोशा कहा जा सकता है? क्यों नहीं ईवीएम के पूरे सिस्टम पर बात की जाती है? और ज्यादा शिकायत मेरी विपक्ष से है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता से, कि ट्वीट आप करते चले जाते हैं, चुनावी भाषणों में बोलते हैं, लेकिन पूरे 5 साल उसके बाद खामोश बैठे रहते हैं। महमूद प्राचा कोर्ट में गए हैं लेकिन अभी किसी पार्टी की तरफ से किसी बड़ी पहल की बात नहीं है। ये मोटी मोटी बातें मुझे कहनी थी। मैं सवाल नहीं पूछ रहा। राजू पारुलेकर आज फिर हमारे साथ हैं। स्टूडियो में होते तो और मजा आता, लेकिन हम दो अलग अलग शहरों में रहते हैं, इसलिए ऑनलाइन हमें ज्यादा बात करनी पड़ती है। राजू, मैं आपका स्वागत तो करता ही हूं, साथ में बिना किसी सवाल के आपको ओपन स्पेस दे रहा हूं। अब आप ये जो सारा डेवलपमेंट 2-3 दिन में पिछला हुआ है, इस पर आप क्या, क्योंकि आप अकेले तो नहीं है लेकिन सबसे ऊंची आवाज में आप लगातार कह रहे हैं कि कब्जा प्राइम मिनिस्टर हैं, सीटें कम से कम 100-150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा जिताई गई हैं, उनका बहुमत नहीं आया, ये सब बातें आप ऑन द रिकॉर्ड यहां कह चुके हैं। उसके बाद जब ये सबूत सामने आ रहे हैं तो आपका क्या कहना है? सर, मैंने मैं मेरा पूरा मेरी मेरी लाइफ में आप झांके, यानी जो भी है वो मेरा लाइक ओपन, माय लाइफ इज लाइक ओपन बुक। तो आप देखेंगे मैं बिना सबूत के और बिना मुझे पक्की जानकारी के मैं कोई बात नहीं करता। मैंने किताबों में मैंने ऐसा लिखा है, ना मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ उसमें लिखा है, मैंने ट्वीट भी कोई 99% एक, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, 1% गलत हो सकता हूँ, लेकिन 99% मैंने इस पूरी इस जानकारी। मामले में इस मामले में मैं खुद को भी आपके जैसा कह सकता हूं कि कई बार चीजें सामने दिखती हैं लेकिन जब तक उसका सबूत नहीं होता है मैं उसको शेयर नहीं करता हूं। सर, मैं सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी नहीं करता। और दूसरी बात है कि मैं ये सारी चीजें जब मैंने आकलन करना शुरू किया ईवीएम के बारे में और 2019 के चुनाव के बारे में, जो प्रश्न चिन्ह मेरे मन में उठा तो उसके ऊपर मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया। सर, 2019 में भी ऐसा ही हुआ था और विधानसभा के कई चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। तब मेरे मन में प्रश्न आया कि ये सारी चीजें तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी होगी और उसके बाद तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। हमने आवाज सबसे कई लोगों ने उठाई, लेकिन ईवीएम के बारे में माधव देशपांडे जी के साथ हमने लगातार एपिसोड, जो कि वो ओबामा प्रशासन के सलाहकार रह चुके हैं और टेक्नोक्रेट है। और अब तो आप इलॉन मस्क की जो ट्वीट की बात कर रहे हैं, इलॉन मस्क खुद एक इंटरनेट खुद चलाते हैं, वेब विश्व चलाते हैं, जिसका नाम है स्टार लिंक। और वो एक्स एक्स नाम की वो स्पेसशिप चलाते हैं, स्पेस में उनके अपने जाते हैं अंतरिक्ष यान, जो जनरली सरकारों के जाते थे पहले। और दुनिया के नंबर 1 के अमीर व्यक्ति है, तो इसलिए तो मोदी जी को उनको मानना ही चाहिए। दुनिया के अमीर लोगों को मोदी जी मानते हैं, तो उनको ये हिसाब से भी वो आगे हैं।
और ये सारी चीजें होने के बाद ट्विटर के वो खुद मालिक भी है, ट्विटर उन्होंने खरीद लिया है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि, और ये बात स्पष्ट रूप से मैंने 1 साल से लिखी है कि एआई के युग में ईवीएम 100% हैक हो सकता है, और इस तरह, जिस तरह से हो सकता है वो भी मैंने लिखा था। तो एक मैंने कहा था कि डीएम हो या प्रशासन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो और कोर्ट का एक तबका हो, इनको सबको साजिश में शामिल करके ये लोग हैक कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, यानी इलेक्शन हैक कर रहे हैं, इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, इलेक्शन लीक हो रहे हैं। ईवीएम एक कंपोनेंट है। अशोक जी, एक समझ लीजिए, ईवीएम खुद में कुछ अपना स्वभाव नहीं रखता। जैसे कि हम पानी लेके बैठे तो वो पानी अच्छा नहीं, बुरा नहीं हमारे लिए, जब पिएंगे तब अच्छा है, यानी पीने वाली व्यक्ति है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। उन्होंने वायलेशन पे भी कुछ बात नहीं किया और ईवीएम पे भी। अब ये जो 48 वोटों से जीती हुई नहीं, केस, ईवीएम पे शेर सुनाया था, उससे घटिया शेर, मतलब उससे अच्छे शेर मैंने ट्रक्स पे पढ़े हैं, वो अलग बात है। जो ट्रक पे 2 लाइनें लिखे होते हैं उससे बेहतर होते हैं, लेकिन इट वाज हाईली रिस्पॉन्सिबल कि ईवीएम के क्वेश्चन पे जिस तरह से एक घटिया शेर सुना के विपक्ष के ऊपर हमला करके राजीव कुमार निकल गए थे। ये मैंने इंटरफियर इसलिए नहीं किया कि आप नहीं जानते हैं, मैंने इसलिए इंटरफियर किया, दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि इसको बार 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 याद रखना जरूरी है। जी प्लीज कंटिन्यू। तो सर ये एक केस है। उन्होंने अलग अलग तरीके, ईवीएम का कंपोनेंट जो है वो अलग अलग तरीके से इस चुनाव में यूज किया गया। नहीं इस चुनाव में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर उसके पहले गुजरात, उससे पहले बिहार। उसमें क्या होता है कि प्रशासन है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, आरओ है, जो वहां पर ऑफिसर होता है, उसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है पोस्टल बैलेट के मामले में। फिर ईवीएम अपने आप में है, जिसमें एक इस चीज में, इस जो नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ इस मुंबई में जो हुआ है, उसमें क्या है इन्वॉल्व, तो 2 लोग जो है उनका मोबाइल, मंगेश पडलीकर और दिनेश गौरव, ये 2 एक्यूज्ड है। उसमें से एक का मोबाइल ही तो वो था कि एनकोवर के लिए, वो खुलने के लिए वही इस्तेमाल किया गया, ऐसा आरोप है। अब इस स्तर पे अगर मोबाइल को, अगर एनकोर पे हमने विस्तार से बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आप भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे हैं, मेरा नाम डालेंगे आगे, एनकोर डालेंगे, मिल जाएंगे सर। लेकिन हमने ये सारी बातें टेबल पर रखी, लोगों के सामने रखी, विपक्ष के सामने रखी। ये विपक्ष जो कुछ अलग ही दुनिया में भ्रमित जैसे घूम रहे थे, और वो उन 2 बातें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती हैं सर, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो जजेस जो हैं कोर्ट के, वो मैं ये कॉम्प्रोमाइज तबका छोड़ दें तो भी उनको टेक्निकल कुछ मालूम नहीं है सर। वो बीए एमए होते हैं, जैसे कि हमारे आरबीआई के चीफ हैं, वो हिस्ट्री में एमए हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था की ये हालत है। तो जो लोग उसमें एक्सपर्टीज उनका नहीं है, वो लोग वहां बैठे हैं, वो फिर पूर्वग्रह से कुछ सोचते हैं, कुछ कर देते हैं और कुछ बात कर देते हैं सर। 140 करोड़ लोगों का और एक लोकतंत्र जो लड़के हमने पाया है, उसका जिसपे उसकी नींव जो है, वो सिर्फ 2 लोगों ने आधे घंटे में खत्म कर दी कोर्ट में। तो एक बात ये हुई, इलेक्शन कमीशन कितना बायस था, ये मैं अलग से कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, विपक्ष जानते हैं, लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सब गाली दे रहे हैं। मैं चाहता हूं गाली ना दे, क्योंकि गांधी के देश में गाली की कोई जगह नहीं। आप सिस्टमैटिकली ये प्रूव करिए और उन्हें बेदखल कीजिए। उनके अपनी सजा है कानूनन, उनका अपनी ट्रायल होनी चाहिए, और वो ये संगीन जुर्म है, ये डाके से बड़ा डाका डाला है इन्होंने लोकतंत्र में। और मैंने हमेशा ये कहा कि जो अरिथमेटिक बनता है उसके हिसाब से 130 से 135, ज्यादा से ज्यादा 135 बीजेपी को नहीं आ सकती। उसके ऊपर का जो सारा खेल है, छोटे छोटे वोटों से, थोड़ा फर्क से जो जीती गई है, या फिर कुछ अलग तरीके से जीते गए हैं, जहां पर लाइट ही कटे, जिस इस मामले में भी लाइट कट गई थी, और कहीं यूपी में लाइट कटे, फिर हिमाचल में ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें जो हुई, वहां प्रशासन का खेल हुआ है। प्रशासन का जो तबका इनके साथ है, वो इनके साथ रहा और इन्होंने वो टाइम पे करने दिया। ऐसे करके 10,000 से कम वोटों से जितने जो में बढ़त मिली, सारी जगह बीजेपी ही क्यों जीतती है सर? आपने भी यह सवाल तो उस दिन के इंटरव्यू में पूछा था, जो बटन दबाओ तो दबता तो कमल है, तो कमल ही क्यों दबता है? कभी हाथ क्यों नहीं दबता, कभी साइकिल क्यों नहीं दबता, कभी झाड़ू क्यों नहीं दबता? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है सर। और ये सरकार और ये प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जो है कैबिनेट, वो कब्जा कैबिनेट है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दोषी मैं विपक्ष को मानता हूं। इसकी वजह सर ये है कि हमने जो अपनी ताकत थी, लोगों ने जो मतदाता के
मतदाता की जो ताकत होती है वो रिफ्लेक्ट कर दी अपने मशीन में, उनके पास जो भी विकल्प थे वो उन्होंने यूज किए, और वो यूज करने के बाद अगर आगे जो खेल होता है उसके लिए लड़ने की स्पेस जो है विपक्ष को दे दी है उन्होंने। तो विपक्ष भी, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी मोदी शाह की तरह विपक्ष भी इस पूरी तरह से ये क्राइम का हिस्सा हो गया। अगर विपक्ष लड़ता नहीं है इस बात पे, चुनाव चोरी हुए तो विपक्ष के नहीं हुए सर, लोगों के हुए। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष को जिताओ, बिल्कुल नहीं जिताओ, आपको फ्री एंड फेयर और राइट जो है वो होना चाहिए। मोदी को 400 सीट मिलते हैं, 400 मिलने चाहिए सर। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है और राजीव कुमार शेर सुनाने के बजाय वो वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, नफरती भाषण जो हो रहे हैं उसको नोटिस भेजते हैं। आप मुझे बताइए, इतना सादे, इतनी सिंपल चीज है, राजीव कुमार ने आके बोल दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि हमने पहले दो जो नेता है उनको छोड़ दिया, दोनों पार्टियों। किस रूल के तहत? किस रूल के तहत? किसने बताया आपको छोड़ने के लिए? आपको प्रेसिडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रूल ऑफ लॉ के तहत, यानी व्हाट आई से गोज। ये सर प्रधानमंत्री 10 साल से कर रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन भी कमिश्नर भी कर रहा है, क्योंकि इसीलिए ये करेगा, ये मालूम था, इसलिए गृह मंत्री शाह ने उनको जड़ सिक्योरिटी दी। तो ये सारा जो खेल है उसको बेनकाब करना कितनी बार, अब एलॉन मस्क बोलेंगे, दुनिया का हर टेक्निकल एक्सपर्ट यानी टेक्नोक्रेट बोलेगा, फिर आपको ये जो जैसे कि मुंबई में जो सामने आया है वो बाहर आएगा, सारी चीजें खुलकर आएगी, फिर भी विपक्ष ऐसा बिहेव कर रहा है एज इफ जैसे कि एक लोकतंत्र चल रहा है और दुनिया में ऐसा दिखावा हो रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है। तो विपक्ष भी उतना ही दोषी है सर। ये सारे विपक्ष, एक बार सिर्फ राहुल गांधी ने, मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं और खत्म करता हूं, फिर आप पूछिए। राहुल जी ने एक बार सिर्फ ईवीएम का जिक्र किया था कि ईवीएम कॉम्प्रोमाइज, और प्रियंका ने कहा था कि अगर ईवीएम का खेल नहीं करते तो बीजेपी हारेगी, वो सही था। और एक बार उद्धव ठाकरे जी ने, मैंने जब ट्वीट लिखा ये यही कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, मैंने कई लिखा, कई बारे में लिखा, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में लिखा, कई चुनाव क्षेत्र के बारे में लिखा, लेकिन ये चुनाव क्षेत्र के बारे में लिखा तो उद्धव जी ने मुझे फोन किया और पूछा कि एग्जैक्टली क्या है ये सीन क्या है। उन्होंने उनकी जो उन्होंने समझना चाहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और कैसे वो मैनिपुलेट होता है और कौन कर सकता है और कहां से आता है। वहां के आरओ का नाम था, एक आरओ थी, उनके ऊपर इतने बार भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हैं सर 10 साल में कि उन्होंने मैनिपुलेट करना, उनको दबाव डालना बहुत आसान था। वो छोटे अधिकारी है सर, तो उनको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, वो सारी चीज उन्होंने समझ ली और उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूं जो करना है, और आज तक ये यहां तक आया। सर मैं आपको बताता हूं, अगर कांग्रेस सीरियस होती, सपा सीरियस होती, आरजेडी सीरियस होती, कम्युनिस्ट पार्टी सीरियस होती, तो सर 110 सीटों पर ये घमासान होता और वो सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ती है आज के तारीख में भी। लेकिन ये लोग शांति से बैठे हैं और प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ विशेषण दे रहे हैं, जैसे कि आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, 1/3 प्राइम मिनिस्टर। अरे आपके कहने से क्या होता है, वो बने बैठे हैं। मैं कहता हूं तो मैं अनागरिक हूं, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है वो, लेकिन वो कब्जा प्रधानमंत्री है, मुझे मालूम है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप विपक्ष हैं सर। तो मेरी जो तकरार है, मेरी जो वेदना है सबसे ज्यादा, वो लोगों की जो भाषा है वो ना समझने के लिए विपक्ष दोषी है, इसकी मेरी ज्यादा मुझे गम इस बात का नहीं कि चुराए गए इलेक्शन, मुझे इस बात का गम है कि हमने जिनको रखा था चौकीदार बना के विपक्ष को, वो चौकीदार ठीक से चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोर्ट। वो इतने से ही खुश हैं कि 110 ही चुरा पाए, हमारे लिए 100 छोड़ दिया। वो शायद इतने से ही खुश हैं और वो इनके समझ में नहीं आ रहा है कि 100 भले उनके लिए छूट गया, 101 सीट आ गई, या जो आपका इंडिया गठबंधन है उसके पास 200 से ऊपर सीटें आ गई, इससे चुनाव नहीं जीता गया। जो सबसे आगे जाता है उसको नंबर 1 मिलता है, चाहे 0.01 सेकंड हो, लेकिन मेडल चला जाता है 0.01 सेकंड से भी। तो वो इसी में खुश हैं, इसी को सेलिब्रेट करने में लगे हैं। कभी आरएसएस का बयान आता है उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। मतलब मुझे लगता है कि टू मच अटेंशन ऑन सोशल मीडिया इज रूइनिंग द होल अपोजिशन। हर चीज सोशल मीडिया पे लेके आनी है, वहां शोर मचाना है, रिट्वीट गिनने हैं, कमेंट गिनने हैं, रीच गिननी है, खुशी मनानी है कि राहुल गांधी के इतने फॉलोअर हो गए। इससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी कितनी भी बढ़ जाए, अगर ये खेल चलता रहेगा तो कभी सत्ता तक आप नहीं पहुंचोगे। आपको कभी ये राज्य मिल जाएगा, कभी वो राज्य मिल जाएगा। आप महमूद प्राचा गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा होगा कल उनके काफी सारे बयानात और उनके काफी सारे वीडियोज आ रहे थे। महमूद प्राचा स्पेसिफिकली क्या लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? सर उन्होंने सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही एक्यूज बनाया है उस केस में।
ये बात उन्होंने यही हेरा फेरी का मुद्दा है, उनका थोड़ा टेक्निकली अलग है, वो टेक्निकलिटीज में हम लोग नहीं जाते, लेकिन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात के लिए एक्यूज बनाने की कोशिश की, वो भी बड़ी बात है सर, ये बहुत जरूरी था। मैं बार बार ये कहता था कि ये, और मैंने उनको टैग किया है, राजीव कुमार साहब को मैंने कई बार टैग किया, और हमारी पर्सनल दुश्मनी दोस्ती कुछ नहीं है इनसे, इसमें से किसी से नहीं सर, मोदी शाह से भी नहीं। प्रॉब्लम सर ये है कि ये लोग लोकतंत्र को चुरा रहे हैं, और इनके बच्चे या उनके पोते भी उनके बाद में इतिहास में पढ़ना नहीं चाहेंगे उनके दादा के बारे में, लेकिन आज हमको भुगतना पड़ रहा है। और आपको मैं बताता हूं सर, ये जो सीरियसनेस है ना, वो राहुल गांधी को है, प्रियंका जी को है, उद्धव ठाकरे को, ये तीन लोगों में ही मैंने ये सीरियसनेस देखी। बाकी कोई भी है वो इस पे बात, पवार साहब ने कोई बात नहीं की, ना कांग्रेस के कोई अन्य नेता ने कोई बात नहीं की। समाजवादी पार्टी बोलती है लूज टॉक में, लेकिन उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। देखिए ये एक गणित है, अगर एलॉन मस्क कहते हैं तो वो स्टारलिंक चलाते, सर वो इंटरनेट आप बंद कर दे पूरा तो भी वो यूक्रेन को स्टारलिंक से इंटरनेट मुहैया करा रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं वो टेक्नोलॉजी में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो एआई ही बिल गेट्स को सिखा रहे थे उस दिन, तो इतने महान प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुए हैं, भले वो बार बार प्राप्त होंगे क्योंकि ईवीएम इस तरह की है और मशीनरी सरकारी इस तरह के। सर देखिए, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट कोर्ट्स और भ्रष्ट चुनाव आयोग, इनकी सहायता से लोगों ने गुस्से से किए हुए 110 सीटों के वोट चुराए गए हैं। इस चोरी का कौन जिम्मेदार, कोई तो जिम्मेदार होगा। और देखिए फिर से एक बार, पूनम अग्रवाल जी ने जो लिखा है और क्विंट में जो आर्टिकल है उसमें तो क्लियर है सर, नंबर्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग को हर एक तो आंदोलन करना बनता है। 2019 में भी यही हुआ था, आपको याद ही होगा। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, उनका बाकायदा रिसर्च इस बात पर आया था कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा काउंट हुए, और उसके बाद उस रिसर्च को दबा दिया गया, उनकी नौकरी गई और बाकी सब हुआ, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। इसमें हो क्या सकता है? कोर्ट सर में मैं नहीं जा आपको, सकते इसको लेके? सर इसमें कोर्ट में गए तो क्लियर वो एविडेंस है, वो एविडेंस ही अपने आप में वो एविडेंस है, नंबर मैच नहीं होते। सर मैं एक बोलता हूं कि एक आंदोलन ही हम लोग कर सकते हैं, राजीव कुमार साहब को हर घर से एक कैलकुलेटर भेज दीजिएगा, यह प्रतीकात्मक आंदोलन हो जाएगा कि चुनाव आयोग को कैलकुलेटर की सख्त जरूरत है सर, क्योंकि नंबर 2019 से बीच की विधानसभाएं इतनी गई सर, पिछली बार जो गुजरात में सीटें आई थी उससे ज्यादा इस बार बेहतर सीटें आना क्या मुमकिन है, और वो भी थम्बिंग मेजोरिटी आई, वो कैसे आई? और उस वक्त भी कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी, उसमें खुश रही कांग्रेस, तो बाद बिल्कुल। में बर्बाद हो गई। आप याद रखिए यही खेल हुआ है। तो आपको चुनाव आयोग को एक कैलकुलेटर भेंट करना है। वो अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिनको निकाल दिया गया अपनी यूनिवर्सिटी, सच बोलने की सजा यही होती है सर, तो उनको सजा दी गई, लेकिन विपक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना उन्हें बुलाया गया सम्मान सहित, ना उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको, देखिए कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम थी, उनको बुलाते, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाते, उनको बात उनको करने के लिए कहते कि क्या हुआ था 2019 में। इससे एक बात, वातावरण, दबाव सब कुछ बनता है, और आपका रैशनल यानी आपकी जो वैज्ञानिक सोच है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो बीजेपी और मोदी है, शाह है, ये विज्ञान के प्रति उनको बिल्कुल आस्था नहीं है, वो सारी चीजें पीछे ले जाना चाहते हैं, वेद, इसमें उपनिषद, आरएसएस की कल्ट में ही ये प्रॉब्लम है। लेकिन टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सत्ता को रखाने के लिए। यहाँ पर कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष है, उन्होंने विज्ञान के प्रति बहुत आस्था है उनको, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी में समझ ही नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब वो कितनी बार आप कहेंगे कि सैम पित्रोदा ने रेवोल्यूशन लाई थी और तब जयराम जी थे, ये सब बातें पुरानी हो गई सर, अब बहुत आगे जा चुकी है दुनिया, नए लड़के आ चुके हैं, नए, आप 18-18 बरस के लड़के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं और दुनिया विश्व में बड़ा नाम करते हैं सर। आप कंप्यूटर में बैठिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल बात बताता हूँ, ये एक सीट चुराने के लिए दो लोग, दिनेश गौरव और मंगेश, हाँ, दो लोग और एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ी उनको, तो 110 सीट के लिए 220 लोग और 110 मोबाइल फोन की जरूरत पड़ी होगी, अगर यही फॉर्मूला अपनाया तो। उन्होंने अलग अलग फॉर्मूला अपनाए क्योंकि पकड़ में ना आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा, ये उदाहरण से आपको इसका कितना गहरा असर, यानी 220 लोग जब 60, 70, 80 करोड़ लोगों के वोट पूरे खत्म कर सकते हैं, आपका परिणाम, चुनाव का परिणाम सब कुछ खत्म कर सकता है, और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। जैसे अब वेट कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री को 16 जून से पहले संसद बुलानी चाहिए थी, क्योंकि 16 जून को वो अवधि खत्म हो जा रहा है, लेकिन 24 को है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं? महामहिम राष्ट्रपति जी ने बुलाया, क्यों दही खिलाया पहले?
तो ये सारी बातें जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है या नहीं है? हम जो बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र की है, हम जो बात कर रहे हैं हमारे संविधान की है। उसको बचाने के लिए हम लोग जितना अपना तेल निकाल रहे हैं, विपक्ष उतना पसीना भी नहीं निकाल रहा है सर। लोगों ने ये चुनाव लड़ा और जितने सीट विपक्ष को मिली लोगों ने दी है। विपक्ष के अपने मेरिट की सीट झूठ है ये सब। तो अभी 24 जून को संसद शुरू होगी, उसके पहले ये सारा कुछ चलता रहेगा। मोदी जी लौट आए हैं इटली से। संसद में कल पवन खेड़ा थे हमारे साथ, यहीं पर थे जहां आप बैठे थे, वहीं वो बैठ के बात कर रहे थे। तो पवन खेड़ा से भी मैंने सवाल पूछा कि संसद में आप लोग इन सारे मुद्दों को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अग्निवीर की बात की उन्होंने, बाकी सबकी बात की, लेकिन ईवीएम की बात नहीं की। और यही सारी चीजें हैं कि मौका देती हैं कि ये कहने के लिए वो उधर पूरा आईटी सेल चलाता है, प्रधानमंत्री भी अब वही भाषा बोलते हैं। और जब आप बार बार बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, तो ये भी समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने का पूरा तरीका बदल दिया गया था। अब तो मोदी जी इसीलिए होते हैं, बदल दिया गया। मोदी जी का अपना मंत्री होता है और विपक्ष का नेता फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। 2-1 तो पहले ही हो गया, जिसको चाहेंगे वो बनाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनको किनारे करके अपना मिनिस्टर लाया गया। मतलब एक्सचेंज भी किया गया। तो क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के और अपना कोई मंत्री, अपने किसी मंत्री को वो बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, वो चाहे स्मृति ईरानी को भी बिठा ले। अब तो खैर वो मंत्री रही नहीं। तो ये मतलब मैं बार बार उसी सवाल की तरफ आपको ले चल रहा हूं और बार बार पूछ रहा हूं, कोर्ट के अंदर जब भी ईवीएम का मसला गया, इसके पहले भी गया था, तो कुछ खास निकल के नहीं आया। आ गया कि जांच करवा सकते हैं, जांच करने के लिए इतनी फीस रख दी गई कि जितना इलेक्शन लड़ने में खर्च होता है, अगर आप ज्यादा ईवीएम चेक कराना चाहें तो उतना तो आपका वैसे ही खर्च हो जाएगा। तो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे ही पीछे हट जाएंगे, पार्टियां पैसा नहीं देंगी तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा गए हैं या और लोग भी जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता है। मतलब सीरियसली ऐसे में रास्ता क्या है? मतलब हम एक ऐसे क्वेगमायर में फंस गए हैं कि निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता इसमें। सर आप मुझे मेरे लिए आपसे बड़ा अभी जो कंटेम्पररी स्पेस में आपसे आप जितना बड़ा बहुत कम होंगे जो गांधी जी के अनुयायी होंगे या गांधी जी के फॉलोअर होंगे। आपने जितना गांधी जी पे लिखा और प्यार किया है, वैसे बहुत कम लोग होंगे। होंगे जरूर, मैं हूँ ऐसे भी, लेकिन मैं सब इतना है, अभ्यास नहीं सब। किया हूँ और आपने आपके जैसा लिख नहीं पाया अभी तक गांधी जी पे, तो कम से कम। मैं ये मानता हूं कि जन आंदोलन के सिवाय कोई लोकतंत्र अधूरा है सर। कोई भी एकदम लोकतंत्र बिना जन आंदोलन के अधूरा। इलेक्शन का मतलब लोकतंत्र नहीं है। मोदी बिल्कुल, ये बात समझते समझनी हैं और पड़ेगी। शाह समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव। वो उनके लिए ठीक है सर, क्योंकि उससे वो सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेशन सारी कर सकते हैं। जो आपने 2 मंत्रियों की बात की ना सर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए, वो भी मंत्री गडकरी नहीं थे सर, अमित शाह और अमित मोदी शाह थे। थे, हाँ, तो बिल्कुल। आप समझ लीजिए बात, खेल को समझ लीजिए, खेल को समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए सर। तो बात यह है कि ये लोकतंत्र जो है ये अधूरा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, क्योंकि जन आंदोलन नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन को जनता का डर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कोर्ट को जनता का डर होना चाहिए, या कोर्ट में अच्छे जो जस्टिस है, जजेस हैं, उनको ये लगना चाहिए कि पूरी जनता मेरे साथ है। तब वो बड़ा कोई निर्णय देने का साहस कर सकते हैं, वरना वो भी तो इंसान है ठीक सर। बात उनके है, सामने बिल्कुल। गोगोई मॉडल या लोया मॉडल रखा गया, तो कौन पसंद करेगा सर? घर वाले सोचते होंगे लोया मॉडल मत चुनो भाई, गोगोई मॉडल ठीक है अपने लिए, बराबर। तो ये लोगों को साहस तब बढ़ेगा, सब जनता उनके साथ होगी। अब जनता ने विपक्ष का साथ दिया, लेकिन विपक्ष इस लायक नहीं है कि इनका इतना ज्यादा साथ दे। अब इसका और रास्ते ये है कि जन आंदोलन, गांधी जी का रास्ता हमेशा जिंदा रास्ता है। लोकतंत्र को जिंदा हमेशा गांधी जी का रास्ता रखता है। गांधी जी की महत्ता इतनी ही नहीं है कि वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। गांधी जी ने एक पूरे का पूरा दर्शन हमें दे दिया है। मैंने जिस दिन 3 तारीख को मुझे नींद नहीं आ रही थी, 4 तारीख को क्या होगा सोचकर, यानी मेरा तो छोड़िए, सारे देश का क्या होगा छोड़कर, यानी ऐसा आप पूछ सकते कि आपको देश की पड़ी है, ऐसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई बड़े मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं करवटे पर, तब मैं सबकी, उठ के हम ट्वीट सबकी डाला, वही हालत थी। सत्य और साहस हमेशा जीत का आधार होती है, और गांधी जी की तस्वीर डाली। तब मैं सो गया आराम से, क्योंकि मुझे ऐसे उनके लाइफ के कई प्रसंग मुझे याद आए जिसमें हमसे ज्यादा बेकरार होना जरूरी था, लेकिन गांधी जी आराम से सो गए थे। तो वो बात मुझे याद आई सर। आज भी मुझे अगर कोई किसी की याद आती, कोर्ट में जस्टिस, वो जो जिस बेंच के पास ये केस गया, दत्ता और खन्ना,
उन्होंने जिस तरह से एडीआर पे बिना वजह के स्ट्रिक्चर लगाए और बिना वजह की बातें लिखी, तो उससे साफ जाहिर था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का रास्ता ना उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है, गांधी जी का रास्ता ना मोदी शाह को फॉलो करने के लिए, ना गांधी जी का रास्ता विपक्ष को फॉलो करने के लिए कहता है। चुनाव आयोग तो गांधी जी के रास्ते में आता ही नहीं है सर। गांधी जी का रास्ता जनता से होकर जनता के लिए जनता ही को गुजरना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो जनता ही इसका सॉल्यूशन निकालेगी सर, और जनता में इतना दम है। जिस तरह से चुनाव जनता ने लड़े, उसे देखकर मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन का भी इलाज उनके पास है, ये कब्जा सरकार और कब्जा प्रधानमंत्री का भी इलाज उनके पास है, ये कोर्ट जो है उनकी बायसेस का भी उनके पास इलाज है, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का बैलेट बॉक्स में परिवर्तन करने का इलाज भी उनके पास है। इसका उत्तर सिर्फ जनता है, लेकिन विपक्ष सर जनता के पास जाना ही नहीं चाहता। वो रो रहे हैं कि गांधी जी का जो स्टैचू था वहां को उसको हटा दिया गया। अरे गांधी जी के स्टैचू का कोई मतलब नहीं है, गांधी जी कहीं भी स्टैचू ना हो तो भी चलेगा, गांधी जी आपके मन से गए हैं, वो प्रॉब्लम है। गांधी जी के स्टैचू का मतलब यह है कि चलो उठो और निकलो, अब संसद से सड़क पे उतरो। वो आप भूल गए, आप स्टैचू पे रो रहे हैं। ये तो बुद्ध वाली बात हो गई सर। बुद्ध ने कहा मेरा कहीं स्टैचू मत लगाइए, तो उनका स्टैचू लगा के ऊपर लिखा मेरा कहीं स्टैचू मत लगाइए, मेरा कहीं पुतला मत लगाइए। अरे क्या यार, इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है। और हम लोग ये व्यवस्था सर, एक उम्मीदवार के बारे में इतना छोटी बात कहता हूँ कि सर जिस तरह से कोर्ट ने फंसाया इसको, इस पेज को, वो आप सोचिए कि उम्मीदवार को अगर आप इतनी समझ होती छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, वहां पर, तो इतनी टेक्नोलॉजी में वो किसी के पास जाता नहीं सर। उसको मालूम नहीं एनकोर क्या है, ये क्या डालते हैं, ये क्या करता है, ये सर ये इसको हटा देना चाहिए। इसको हटा देना इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने उस दिन बोला था 2 बार अपना वोट रिफ्लेक्ट होता है, तो वोट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता। दूसरा, जो आखिरी आदमी के समझ में नहीं आता, वो चीज वोटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। वो वोटिंग के लिए लोकतंत्र के खिलाफ है। बैलॉट सबके समझ में आता है, कागज सबके समझ में आता है, कागज ही होना चाहिए। वो इलॉन मस्क की कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हम तो देसी ठहरे। चलो अब गोरे ने भी कह दिया तो मान लीजिए। वेदों की बात अक्सर होती है। विवेकानंद का एक प्रिय सूक्त था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोध। उठो, जागो और लक्ष्य को, ज्ञान को हासिल करने से पहले रुको मत। विपक्ष की दिक्कत यह हो गई है कि हर जन आंदोलन के लिए वो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ देखता है कि राहुल गांधी फिर उतरेंगे। उस बार 1400 किलोमीटर चले थे, फिर 700 किलोमीटर चलेंगे और फला चलेंगे, ढिमका चलेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद अगर मान लीजिए मैं किसी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होता तो उसकी रेप्लिका तुरंत निकलवा देता अपने प्रदेश में। और सोचिए कि कांग्रेस के अगर सारे प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने प्रदेशों में वैसी ही न्याय यात्रा की होती तो किस तरह का असर होगा। लेकिन वो राहुल गांधी के वीडियो लगाकर खुश है। राहुल गांधी के वीडियो, राहुल गांधी की थकान, उनके घुटने का दर्द, उनका किसानों के बीच में जाना, मजदूरों के बीच में जाना, उसको दिखाकर वो खुश हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस में हाईएस्ट पैडल से बैठ के वो आदमी संदेश दे रहा है कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ अपने शहर में, तुम्हारे शहर में भी किसान हैं, तुम्हारे शहर में भी मजदूर है, रिक्शे वाले हैं, उनके बीच में जाओ, फोटो खिंचाओ, वीडियो लगाओ, दुनिया तक पहुंचाओ, लेकिन उनसे बात करो। ऐसे ही जो पूरी यात्रा का संदेश था वो यही था। लेकिन अकेला आदमी नहीं कुछ कर सकता, और अकेला बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि हम लोग कम से कम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो उनके पीछे या उस तरह से सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी, कल एक बड़ी मजेदार बात कही थी पवन खेड़ा ने कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है जब सत्ता में पार्टी होती है तो बहुत एक्टिव होता है, जब सत्ता चली जाती है तो वो अपने अपने काम में लग जाता है। उस अपने अपने काम में एक काम अक्सर भारतीय जनता पार्टी से भी मीठे संबंध बनाकर रखना होता है। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ी कड़वी लग सकती हैं बातें, लेकिन मीठी मीठी बातों का वक्त 4 जून को खत्म हो गया। अब अगले 5 साल हमारी कड़वी बातें सुनने के लिए विपक्ष को भी तैयार रहना चाहिए। और बहुत सीधी बात है कि राजू पारुलेकर एनकोर से लेकर ईवीएम समझा समझा के हार जाएंगे, थक जाएंगे, उनका गला दुख जाएगा। माधव जी लगातार सारी डिटेल्स बताते रहेंगे, अशोक पांडे सबको बुला बुला के बात करते रहेंगे, अपनी समझ साझा करते रहेंगे, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब विपक्ष सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा। कोर्ट्स की एक समस्या भी होती है और वो हमको समझना चाहिए। एक समस्या तो राजू भाई ने बताई और वो बिल्कुल सही है कि कोर्ट को ये भरोसा हो कि जनता भी हमारे साथ खड़ी है। दूसरी समस्या कि एक दी हुई किताब है, उसी में आगे पीछे करके उनको फैसला देना है। वो दी हुई किताब जब लिखी गई तो ईवीएम जैसी चीज दुनिया में कोई नहीं थी।
तो कोई भी किताब, हम धर्म की किताबों को छोड़ दें क्योंकि उस पर विवाद होता है, कोई भी किताब एक समय के बाद एक अपडेशन मांगती है और अपडेशन करने वालों पर डिपेंड होता है कि उसको पॉजिटिव दिशा में भेजना है, नेगेटिव दिशा में भेजना है। खैर, भाषण लंबा हो जाएगा, भाषण फिर कभी। अभी राजू भाई ने जहां बात की थी खत्म वहीं, कि हम तो हिंदुस्तान और हमारी बात कर रहे थे, अब तो अमेरिका और एलन मस्क का मामला आ गया और एलन मस्क ने अमेरिका जैसे मुल्क के बारे में कह दिया कि ईवीएम को बंद होना चाहिए। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कितनी सुरक्षाएं हैं वो आप बेहतर जानते हैं। और महाराष्ट्र का जो वो है एक 48 वोट वाला, उस पर लगातार सारे लोग नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये वो एक बड़ी नजीर साबित हो सकता है हिंदुस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में, अगर चीजें ठीक ठाक चली तो। बाकी तो नीतीश जा रहे हैं, नायडू जा रहे हैं, ये सबका समय खत्म हो गया, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरुंधति राय के ऊपर, शेख शौकत के ऊपर यूएपीए लगाने की बात आ गई, अभी और भी आएगी। यूएपीए और सारी चीजें आपके पास पहुंचेंगी। 5 साल संघर्ष के साल है, 5 साल संघर्ष का समय है। अगर 5 साल सरकार चलती है और विपक्ष इसको समझ ले और अपना खुशी मनाना, पार्टी देना बंद करके संघर्ष की तरफ जाए, तभी इस देश का और लोकतंत्र का भला होगा। एंडिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, उसके लिए माफी। हाँ राजू भाई प्लीज। एक लास्ट छोटा सा चुटकुला जैसे बात होगी श्योर तो मैं बताता हूँ। श्योर कांग्रेस के एक श्योर। कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, किताब का विमोचन था, मैं गया था। तो कोई बड़ा नेता नहीं आया था, ना राहुल जी आए थे, ना जयराम जी आए थे, ना बड़ा नेता कोई भी नहीं था। एक कांग्रेस का मेरा पुराना दोस्त, स्कूल टाइम का दोस्त, लेकिन कांग्रेस में वो था, तो वो आया था। मैंने कहा अरे आप यहाँ? तो बोले सर राजू क्या बोल रहे हो तुम? मैं बोला क्यों? मैं कांग्रेस से हूँ यार। मैंने बोला ये इसीलिए तो मैंने पूछा कि कोई बड़ा नेता ना आने के बावजूद भी तुम आए, ये तो बड़ी बात होगी, धन्य हो गए प्रभु। तो इस पर रोक देते तो लोग यहाँ समझ। यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है शास्त्री भवन के सामने, नेहरू जी के नाम पर। वहां लगातार कार्यक्रम होते हैं और जिस कार्यक्रम में कोई बड़ा नेता नहीं आता है राजू भाई, 15 की संख्या पूरा होना मुश्किल हो जाता है, पहली सीट वहां नहीं भरती है। तो ये सब तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं, जान रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। आप भी नजर बनाए रखिए, आप भी लगातार देखते रहिए। जहां आपके पास जितनी ताकत है, मोहल्ले की चाय की दुकान से लेकर ट्विटर तक, लिखिए, लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई किसी विपक्ष के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए है, लोकतंत्र के लिए है। बहुत शुक्रिया।